अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइक एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर ही है और इसका जो टॉपिक है वो है कि बच्चों की सलाहियतों का कत्ल मत कीजिए। ये वीडियो मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाई है। अगले सेक्शन पे जाने से पहले चाहूँगा कि आप एक और वीडियो है जो इसको भी थोड़ा सा काइंडली ज़रा देखिएगा। वीडियो पे ले आओ। मॉडल प्राइमरी स्कूल कोड़े वाला फुल स्टॉप सर कोमा आई बैग टू से दैट आई एम इल फुल स्टॉप सो कोमा आई कैन नॉट कम टू स्कूल फुल स्टॉप काइंडली cannot me leave for one day दा तारीख 1 महीना सन 2018 तारीख फुल स्टॉप I shall be thankful to you full stop yours obedient full comma। आपने इस बच्चे को वीडियो में अगर गौर किया तो आपने देखा कि इसने क्या सीखा है। इसने कुछ भी नहीं सीखा। ये एक रट्टू तोता है और उसने इतना रट लिया कि उसने वो कोमा फुल स्टॉप्स भी बीच में याद कर लेंगे। तो क्या इससे इसकी सलाहियत बढ़ी? इससे उसको कोई नॉलेज बढ़ा? क्यों क्रिएटिविटी उसमें आई? ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उस बच्चे की उम्र भी इतनी छोटी नहीं है, लेकिन वो देख लें वो किस तरीके से। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमें ये सेकंड लैंग्वेज का बुखार क्यों है। अंग्रेज़ जा चुके हैं भाई, वो चले गए यहाँ से। 200 साल पहले उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है, हम आने वाले 100 साल के लिए उसी को कंसिडर कर रहे हैं। इस हद तक हम लोग इस चीज़ में स्टक हैं। मैं एजुकेशन रिफॉर्म्स पे बार बार बात करता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं खुद भी स्कूलिंग मैंने की है। मैं आज अगर इस काबिल हूँ कि यहाँ बैठकर कुछ बोल लेता हूँ या कुछ बात कर सकता हूँ तो मुझे इन्हीं उस्ताज़ा ने इस काबिल किया है, मेरे टीचर्स ने मुझे इस काबिल किया, मेरे पेरेंट्स की ट्रेनिंग है, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर भी हम लोग निकले हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि 1858 में या 59 में जब फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ इंडिया में, तो यहाँ पर एक बहस छिड़ गई कि हमने कितने नंबर वाले को पास करना है। और तय ये हुआ कि चूंकि इंग्लैंड में उस वक्त 65% वाला पास था, तो ये कंसीडर हुआ कि जी ये हिंदुस्तानी जो इस खित्ते के लोग हैं, ये चूंकि आधी अकल के हैं अंग्रेज़ों से, तो इनको हम लोग 32.5 में जो है वो पास करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 साल बाद हमने इसको 33% कर दिया। और टैक्सोनॉमी ऑफ एवल्यूशन का हाल ये कि हमने आज तक उसको रिवाइज ही नहीं किया, हम लोग वो 33% लेकर चल रहे हैं। इंग्लैंड जिसने ये निज़ाम डिज़ाइन किया वो अपने मुल्क में तो ऑर्डिनरी लेवल और ए लेवल्स पढ़ाता है, लेकिन हम आज भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में फंसे हुए हैं। हमने सेकंड लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी, हमें मिला क्या? पिछले 70 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई फ़ायदा हुआ है तो हम बता दें। जब एक चीज़ को कर भी लिया और बार बार कर लिया, हमने 7 नस्लें, कहते हैं 10 साल बाद एक जनरेशन बदल जाती है, 7 नस्लें डेवलप कर ली, तो हमें क्या हासिल क्या हुआ? बात तो हासिल से है ना। क्या इस तालीमी निज़ाम ने हमें कुछ अच्छे बहुत काबिल उस्ताज़ा दिए? क्या इस तालीमी निज़ाम के ज़रिए हमें बहुत से अच्छे पढ़े लिखे जो हम लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं उसके बाद जज भर्ती करते हैं, उनको निज़ाम का अदल का निज़ाम हमें दिया? क्या इसी निज़ाम के ज़रिए पढ़कर बहुत अच्छे और बड़े काबिल किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हमें मिले? क्या इसी तालीमी निज़ाम ने हमें बड़े ईमानदार और प्रोग्रेसिव किस्म के लीडर्स दिए? माज़रत के साथ हमें तो कुछ हासिल नहीं हुआ इससे अभी तक। तो क्यों ना इसमें रिफॉर्म्स किया जाए। इसको मैं 100% कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, ये मेरा मानना है। मैं यहाँ पर एक पोलो कोलो की बड़ी एक स्टेटमेंट है जिसको शेयर करूँगा आपके साथ। वो कहता है कि ख़राब घड़ी जो है वो भी 24 घंटों में 2 लम्हात ऐसे हैं जिसमें वो बिल्कुल ठीक टाइम बताती है। तो 100% कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। इस स्कूलिंग के फ़ायदे भी बहुत से हैं, लेकिन इनको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने आने वाले 40-50 साल बाद जो बच्चों को जिन्होंने कम्पीट करना है, जिनको आप आज पढ़ा रहे हैं, क्या ये वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये सिस्टम? या एजुकेशन का जो तरीकाकार है ये हमारे बच्चों को मतलब कि तब तक उस स्टैंडर्ड पर लेकर जा रहा है जो आज से 200 साल पहले डिज़ाइन हुआ है? सेकंड लैंग्वेज को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया। दुनिया में कोई एक मुल्क मुझे बता दें जिसने तरक्की की हो, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें सेकंड लैंग्वेज इस्तेमाल होती हो। दुनिया में तरक्की उन्होंने की है जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी। अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, इंग्लैंड देख लें, ये इनकी अपनी लैंग्वेज है इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज नहीं। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश यूरोप की ज़ुबान, लेकिन बिल्कुल साथ लगा हुआ इंग्लैंड के फ्रांस इंग्लिश नहीं बोलता, जर्मन इंग्लिश नहीं बोलते, डेनमार्क वाले इंग्लिश नहीं बोलते, स्वीडिश, पॉलिश, नॉर्वेजियन, आप किसी को भी देख लें इंग्लिश नहीं बोलते हैं।
आप रशियंस को देख लें इंग्लिश नहीं बोलते हैं, आप चाइनीज़ को देख लें वो इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप जापान को देख लें, आप कोरिया को देख लें, दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता मुल्क देख लें उसने सेकंड लैंग्वेज की बेस पे तरक्की नहीं की। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ये प्रेशर है। ये बच्चों की सलाहियतें उजागर करने के बजाय उनको प्रेशर में हम लोगों ने दबा दिया। और दुनिया में वही मुल्क पीछे हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये वो मुल्क हैं जो पीछे हैं और इन्हीं में सेकंड लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। यही सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को प्रेशराइज किया हुआ, जिसकी वजह से उनकी सलाहियतें जो हैं वो उभर के बाहर नहीं आ सकती। मैं आखिर इसको एंड करने से पहले चाहूँगा कि आप एक और वीडियो है, ज़रा इसको भी मुलाहिजा कीजिए। बोलता क्या सर, पहले मैं झूठ बोलता था, अब नहीं बोलता। क्या क्या झूठ बोल रहे हो आप? सच कौन सी बात है? आप 2 दिन हो गए स्कूल नहीं आए, क्यों? सर मम्मा ने छुट्टी कराई थी। क्यों छुट्टी करवाई? सर बोलते काकी के पास बैठ, उसको झूले दे। तो पढ़ेगा कौन? सर मम्मा ने छुट्टी कराई थी, बोलती 2 दिन नहीं जा। तो आप तो मुझे बोल रहे थे कि मेरे कान में दर्द था। सर मैं दिन खुदारा बच्चों की सलाहियतों के ऊपर काम करें। दुनिया में किसी भी इंसान ने अपनी तालीम की बुनियाद पर एक नाम नहीं पैदा किया। जिसने भी कामयाबी समेटी है अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ही समेटी है। अब दुनिया का फास्टेस्ट तरीन इंसान हम यूसेन बोल्ट को बोलते हैं, तो ये उसको जो ख़ताब है, ये ख़ताब उसको एजुकेशन की वजह से नहीं मिला, ये उसकी तेज़ दौड़ने की एबिलिटी से उसको ये जो उसका ये नाम हुआ। इसी तरह मेसी है, इसी तरह रोनाल्डो है, इसी तरह अगर आप तेंदुलकर को देखें, आप माइकल जैक्सन को देख लें। माइकल जैक्सन की जो डांस करने की और गाने की सलाहियत थी, उसने उसके बुनियाद पर उसने नाम पैदा किया ना, उसने तालीम की बुनियाद पर नाम पैदा नहीं किया। इस तरह पिकासो देख लें, सबसे बड़ी मिसाल तो ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सब ने कौन सी स्कूलिंग की थी? कोई स्कूलिंग नहीं की थी। आप पढ़ने और लिखने के जो हुनर है उससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने पूरी दुनिया को तालीम दी, आपने पूरी दुनिया की तरबियत की, ऐसी तरबियत जो आज तक चल रही है, जो ताक़यामत चलेगी। तो सलाहियतों के ऊपर काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो टॉपर ही होगा। यहाँ अजीब सी दौड़ है, 85 क्यों आए, 90 क्यों नहीं आए, 90 क्यों आए, 95 क्यों नहीं आए? तुम्हारे तो 100% आने चाहिए थे मैथमेटिक्स में, किस दौड़ में शामिल किया हुआ? फिर हम जुल्म ये करते हैं, एक और प्रेशर जो हम बच्चों को दे देते हैं वो ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। ये मेरी ख्वाहिश है, पर मैंने धकेल दिया उसको उस तरफ। मैंने अपनी ख्वाब, अपनी जो ख्वाहिश है उसका बोझ भी बच्चे पे डाल दिया। ख्वाब मैंने देखा पूरा वो बच्चा करेगा। तो बच्चे को किस चीज़ की सज़ा है? पता नहीं उसमें वो सलाहियत भी मौजूद है डॉक्टर बनने की कि नहीं, पता नहीं वो पायलट बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनल एबिलिटीज़ क्या है, इसके ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा। हो सकता है किसी बच्चे में ओलंपिक का गोल्ड छुपा हो सकता है किसी बच्चे में बड़ा अच्छा शायर छुपा हो सकता है कोई पेंटर हो, कोई डिज़ाइनर हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई तो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं हर बच्चे की। अगर आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, यूरोप में जाएँ, आप सपोज कर लें कि आप जर्मनी में जाएँ, आप उनसे पूछें कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा, तो वो शायद आपको जवाब भी नहीं देंगे उस तरह से। वो कहते हैं हर बच्चा यूनिक है, वो यूनिकनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ये मेरा बच्चा फोटोग्राफर है बहुत अच्छा, ये मेरा बच्चा जो इसकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, आई थिंक ही वुड बी ए डिज़ाइनर, ये जो मेरा बच्चा है ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है। तो हर बच्चे की अपनी एक यूनिकनेस है, एक अपना एक अंदाज़ है। हमारे यहाँ पर जो ये 2.5 साल के नैपी लगे बच्चे हम लोग स्कूलों में छोड़ते हैं, कभी उन बेचारों को गौर से देखें, छोटे छोटे हाथ पाँव में मोटी मोटी अनकें लगी हुई, 4-4 किलो के उन्होंने बैग पहने हुए होते हैं, सुबह सुबह वो बेचारे स्कूल इस तरह से जा रहे होते हैं जैसे कोई मजदूर है, वो लेबर है, कहीं वो कान में काम करते हैं, किसी केव में जाएंगे अभी और वहाँ पर वो जो है वो उसमें काम करेंगे, जाकर को पत्थर तोड़ने जा रहे हैं जैसे, तो मजदूर लगते हैं छोटे छोटे। तो खुदारा बच्चों की सलाहियतों के ऊपर काम करें, उनकी सलाहियतों को इस तरह से मत दबाएं, इस तरह से बच्चों को प्रेशराइज ना करें, इतना ज़हनी दबाव मत दें कि उनकी कोई भी सलाहियत जो है वो सामने आ ही ना सके। बच्चों की सलाहियतों पे काम करें। बीइंग अ पेरेंट्स, अगर हमारे महदूद वसाइल हैं तो हमें बीइंग अ पेरेंट इसके ऊपर काम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन को इतना महदूद नहीं होना चाहिए। आप विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करें, स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम होना चाहिए। अगर एक बच्चा बड़ा हो चुका है, गाँव में बैठा एक देहाती आदमी, अगर उसको भी आपने एजुकेट करना है, कोई शऊर देना है, तो आप इस ज़रिए से दे सकते हैं। अगर वो पढ़ना लिखना नहीं भी जानता, किसी ऐसे इंसान को अगर आपने ट्रेन करना है, तो उसके लिए भी यही ज़राए जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनको इस्तेमाल करें। बच्चों के ऊपर से प्रेशर जो है उसको हटाना चाहिए और मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी है। हम सिस्टम को शायद डायरेक्टली चेंज नहीं भी कर सकते हैं, तो हम अपने घरों में ही अपनी ज़ात के अंदर एक ये तब्दीली जो है इसको ज़रूर लेकर आएँ। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक कैसा लगा।
या आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं बात करूं, मुझे उससे भी आगाह कीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।